ऑल चिल्ड्रन। आज हम शुरू करेंगे एक और चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर का नाम है पार्ट 2 मेरे बचपन के दिन। तो आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। परम धाम मतलब भगवान का घर। मेस मतलब सामूहिक भोजनालय, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना मेस, वही वहाँ लिखा गया मेस, यानी कि सामूहिक भोजनालय जहाँ पर एक साथ सब लोग खाना खा सकते हैं। निराहार यानी कि बिना आहार के, आहार मतलब होता है खाना, बिना खाने के। विदुषी का मतलब होता है विद्वान स्त्री, जैसे हम बोलते हैं ना विद्वान, कोई व्यक्ति बहुत ही वाइज है, तो उसका अगर हम स्त्रीलिंग करेंगे यानी कि फीमेल अगर हम बात करेंगे उसकी फेमिनाइन, तो विदुषी होता है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है परंपरा से चला आया सिद्धांत या मत को महत्व देना। सांप्रदायिकता यानी कि परंपरा से चला आया सिद्धांत, जो कि कई सालों से, कई युगों से चलता हुआ सिद्धांत, प्रिंसिपल। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, महादेवी जी के जन्म से उनके परिवारजन क्यों इतने अधिक खुश हुए? महादेवी के जन्म से 200 वर्ष पहले तक परिवार में कोई लड़की नहीं थी। कई पीढ़ियों के बाद जब इनका जन्म हुआ तो उनके परिवार वाले बहुत खुश हुए। तो जब इनका जन्म हुआ महादेवी जी का, उससे पहले इनके पूरे परिवार की बात की जाए तो 200 साल तक इनके घर में कोई लड़की का जन्म नहीं हुआ था। तो इतनी पीढ़ियों के बाद जब इनका जन्म हुआ तो घर वाले बहुत ही खुश थे। महादेवी जी की सुभद्रा कुमारी से भेंट कब और कहाँ हुई? महादेवी वर्मा जो है बहुत ही फेमस लेखिका हैं। वैसे ही सुभद्रा कुमारी चौहान जो हैं वो भी एक बहुत ही प्रसिद्ध कवित्री हैं, लेखिका हैं। तो इनकी मुलाकात कब हुई वे देख लेते हैं। महादेवी जी की भेंट सुभद्रा कुमारी से क्रॉसवेस्ट गर्ल्स कॉलेज में हुई। जिस कमरे में महादेवी जी 4 लड़कियों के साथ रहती थी उनमें से एक सुभद्रा कुमारी थी। तो एक गर्ल्स कॉलेज में थी जिसका नाम था क्रॉसवेट। उस कॉलेज के अंदर जहां सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो इनकी रूम पार्टनर भी थी महादेवी जी की। तीसरा प्रश्न, महादेवी वर्मा सुभद्रा कुमारी से छिप छिप कर कविताएं क्यों लिखती थी? महादेवी वर्मा बचपन में अपनी माँ को देखकर ब्रज भाषा में लिखती थी, फिर सुभद्रा को देखकर खड़ी बोली में लिखना शुरू किया। अब यहाँ पर मैंने शब्द लिखा गया है, खड़ी बोली में लिखना शुरू किया, ये आएगा बच्चों, ठीक है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी, जब महादेवी वर्मा उनको देखती थी तो वो खड़ी बोली में लिखती थी, और वैसे जनरली वो अपनी माँ को देखकर ब्रज भाषा में लिखा करती थी। लेकिन सुभद्रा कुमारी बड़ी थी, प्रसिद्ध हो चुकी थी, इसलिए उनसे छिपकर लिखती थी। अब भाई आप कौन सी भाषा में लिख रहे हो उससे दूसरे को तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर बात ये थी कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान थी वो बहुत ही बड़ी लेखिका बन चुकी थी, बहुत प्रसिद्ध हो चुकी थी। ऐसे में उनके सामने, अब किसी एक्सपर्ट के सामने आप छोटा मोटा अपना अगर लिखोगे कुछ तो हमको थोड़ी शर्म आती है ना, कि पता नहीं यार हमारे इसमें कोई गलती ना निकाल दे, इसीलिए उनसे छिप कर लिखती थी। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा को मिले चांदी के कटोरे की घटना का वर्णन कीजिए। अब महादेवी जी को चांदी का कटोरा मिला था, उसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पर महादेवी वर्मा को एक चांदी का नक्काशीदार सुंदर सा कटोरा मिला। उनको एक चांदी का कटोरा मिला, नक्काशीदार मतलब जिसके ऊपर कार्विंग की होती है ना, डिजाइन बना होता है ऐसा। उन्होंने कटोरा सुभद्रा कुमारी को दिखाया। उन्होंने फिर सुभद्रा जी को दिखाया। सुभद्रा ने कहा कि वह खीर बनाकर इस कटोरे में उसे खिलाए। अब सुभद्रा जी ने आगे से एक और शर्त रख दी कि इसमें खीर बना के मुझे खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में गांधी जी आए। अब आनंद भवन नामक जगह थी, वहां पर गांधी जी का आना हो गया अभी उन्हीं दिनों। तब सब लोग अपने जेब खर्च में से कुछ न कुछ बचाकर गांधी जी को देते थे। महादेवी वर्मा अपना कटोरा लेकर उनसे मिलने गई। गांधी जी ने कटोरा देने के लिए कहा। उन्होंने कटोरा तो दे दिया, पर उन्हें
यह दुख हुआ कि गांधी जी ने कविता सुनाने को नहीं कहा। सुभद्रा कुमारी ने कहा, और जाओ कटोरा दिखाने। फिर बोली, खीर तो खिलानी ही पड़ेगी। महादेवी वर्मा मन ही मन प्रसन्न हो रही थी कि इनाम में मिला कटोरा गांधी जी को दे दिया। अब जब गांधी जी वहां पर आए तो लोग जो थे गांधी जी को कुछ ना कुछ भेंट दे रहे थे अपनी जेब खर्च से बचाकर। शायद वो आज़ादी के लिए जो लोग कंट्रीब्यूट कर रहे थे, पैसा भी दे रहे थे, उसमें ही होगा ये सब कुछ। और गांधी जी को महादेव वर्मा ने अपना कटोरा दिखाया और गांधी जी ने कहा कि ये कटोरा तुम मुझे दे दो। ठीक है, अब गांधी जी तो कटोरा एक्चुअल में दिखाने के लिए लेकर गई थी ये महादेवी तो, लेकिन उन्होंने डिमांड कर ली कि तुम मुझे दे दो। तो इन्होंने वो कटोरा दे दिया और उन्हें इस बात का ज़्यादा दुख हुआ कि गांधी जी ने उनसे कविता सुनाने को नहीं कहा, क्योंकि वो तो एक कवित्री लेखिका थी। तो अगर वो उनसे कविता सुनाने को कहते तो उनको बहुत आनंद मिलता, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं कहा। फिर वो वापस आई और सुभद्रा कुमारी से बात करने लगी तो सुभद्रा जी उनको छेड़ते हुए कहती हैं कि और जाओ कटोरा दिखाने। अब तुम दिखाने गई तो तुम्हारा कटोरा चला ही गया, लेकिन कटोरा चला गया तो क्या हुआ, खीर का जो तुमने वादा किया था वो तो तुम्हें खिलानी ही पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो महादेवी वर्मा जो थी वो मन ही मन बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने कटोरा गांधी जी को दे दिया था। पांचवा प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी के साथ छात्रावास में रहने वाली लड़कियां कौन सी भाषाएं बोलती थी। अब उनकी जो साथ में रहने वाली लड़कियां थी उनकी भाषाएं बताएंगे हम। उनके साथ रहने वाली लड़कियां मराठी, अवधी, बुंदेली आदि भाषाएं बोलती थी। ये 3 भाषाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया, तीनों आपको लिखनी है उत्तर में। ज्वारा के नवाब और उनके परिवार के संबंध कैसे थे। ज्वारा के नवाब और उनके परिवार के घनिष्ठ संबंध थे। घनिष्ठ का मतलब होता है बहुत ही गहरे। तो नवाब के और उनके परिवार के बड़े ही गहरे संबंध थे। नवाब की नवाबी छिन गई थी। नवाब जो थे उनसे उनकी नवाबी छिन गई थी। वे एक बंगले में रहते थे। उसी कंपाउंड में महादेवी वर्मा का परिवार रहता था। नवाब की बेगम इनसे ताई साहिबा कहलवाती थी। अब इनका घनिष्ठ मतलब गहरा संबंध था। नवाब जो थे उनकी नवाबी छीनने के बाद वो एक बंगले में रहने लगे और उसी कंपाउंड में महादेवी वर्मा का परिवार भी रहता था। नवाब की जो बेगम थी, उनकी वाइफ जो थी, वो इनसे कहती थी कि तुम मुझे ताई साहिबा कहो। ताई यानी कि बड़ी माँ को ताई कहा जाता है। और उनके बच्चे महादेवी वर्मा की माँ को चाची कहते, यानी कि नवाब साहब के बच्चे जो थे वो इनकी माँ को, महादेवी जी की माँ को चाची कहते थे। यानी कि चाची ताई का रिश्ता बन गया यहाँ पर, यानी कि भाइयों जैसा। आपस में एक दूसरे के घर जन्मदिन मनाते थे। महादेवी वर्मा उनके लड़के को राखी बांधती थी। जब महादेवी का छोटा भाई हुआ तो उसका नाम ताई साहिबा ने रखा था। तो नवाब साहब का लड़का जो था महादेवी वर्मा उनको राखी भी बांधती थी, और जब महादेवी जी के घर पे एक छोटा भाई आया तो उसका नाम भी ताई साहिबा ने ही रखा था, यानी कि नवाब की जो बेगम थी उन्होंने रखा था। उन दिनों भाषा और धर्म को लेकर किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं था। पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। अब जिस भी समय की ये बात की गई है उस समय भाषा और धर्म को लेकर द्वेष, यानी कि लोगों के अंदर बिल्कुल भी हेट नहीं थी। द्वेष मतलब होता है एक तरह से हेटरेड बोल सकते हो आप अंग्रेजी में। तो एक दूसरे के मन में कोई हेट नहीं। जैसे आजकल क्या होता है, आजकल हम एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मतलब इन चीज़ों को मानते हैं। हम ऑल्दो हम पढ़ लिख के बहुत आगे जा रहे हैं, मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन हमारे अंदर ये जो चीज़ें हैं ये ख़त्म नहीं हो रही हैं। आज भी हम भाषा के आधार पर लोगों को गिनते हैं। उन दिनों भाषा और धर्म को लेकर किसी भी प्रकार का द्वेष भाव नहीं था। अब यहाँ पर सीधा सीधा बताया गया है कि उन दिनों किसी भी प्रकार का द्वेष भाव मन में नहीं था। महादेवी जब छात्रावास में रहती थी तब मराठी भाषा भी सीखने का प्रयास करती थी। अवध की लड़कियां अवधी बोलती थी, लेकिन भाषा को लेकर आपस में कोई विवाद नहीं होता। इस तरह धर्म को लेकर कोई विवाद नहीं हुआ कभी। तो उनके साथ रहने वाली लड़कियां जो थी वो अवधी भी बोलती थी
और महादेवी जो थी ये मराठी भी बोलने की कोशिश करती थी, और मतलब आपस में किसी भी प्रकार का कोई द्वेष इसी वजह से नहीं था, ना ही धर्म को लेकर, ना ही किसी अन्य यानी कि भाषा को लेकर भी ऐसा नहीं था। अब यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया गया है बच्चों, अनुच्छेद है हमारा विद्यार्थी जीवन। अब विद्यार्थी जीवन के ऊपर हमें लिखना है एक अनुच्छेद, एक पैराग्राफ। तो चलिए शुरू करते हैं इस पैराग्राफ को। विद्यार्थी जीवन हर एक विद्यार्थी के जीवन का सुनहरा भाग होता है। जहाँ विद्यार्थी को विद्या की प्राप्ति हो उसे विद्यालय कहते हैं। विद्यार्थी जीवन काफ़ी संघर्ष का समय होता है। विद्यार्थी जीवन में हर व्यक्ति अपने माता पिता पर आश्रित होता है। विद्यार्थी जीवन 5 साल के बाल अवस्था में आरंभ हो जाता है, यानी कि 5 साल में शुरू हो जाता है। विद्यार्थी जीवन में व्यक्ति को काफ़ी परिश्रम करना पड़ता है। विद्यार्थी जीवन में परिश्रम करने वाला व्यक्ति जीवन में काफ़ी ऊंचाइयों की प्राप्ति करता है। विद्यार्थी जीवन में आलस्य करने वाले व्यक्ति को जीवन में कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी जीवन हर एक व्यक्ति के जीवन का काफ़ी अहम हिस्सा होता है। अब हम इसको एक थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे बच्चों। तो पहले वाक्य में क्या बताया गया है, विद्यार्थी जीवन जो है वो हमारे जीवन का सुनहरा भाग होता है, यानी कि गोल्डन पीरियड माना जाता है। सही मानते हो कि नहीं बच्चों इसको? विद्यार्थी जीवन में हम जहाँ पर विद्या प्राप्त करने जाते हैं उसे विद्यालय कहते हैं, यानी कि उसे कहा जाता है स्कूल, हिंदी में विद्यालय। विद्यार्थी जीवन जो होता है वो बहुत ही संघर्ष वाला होता है, यानी कि बड़ा ही चैलेंजिंग होता है भाई। ठीक है। अब विद्यार्थी जीवन जो होता है उस समय हर एक छात्र, हर एक बच्चा जो है, हर एक व्यक्ति है अपने माता पिता पर आश्रित होता है। ठीक है। विद्यार्थी जीवन जो है 5 साल से शुरू होता है, यानी कि हम जब 5-1 साल के होते हैं तब हम पहली बार स्कूल जाते हैं। खैर आजकल तो 2-3 साल के बच्चों को भी लोग भेज देते हैं। विद्यार्थी जीवन जो होता है उसमें हमें बहुत ज़्यादा परिश्रम यानी कि हार्ड वर्क करना पड़ता है भाई, ये तो करना ही पड़ेगा ना। विद्यार्थी जीवन में जो व्यक्ति परिश्रम करता है यानी कि मेहनत करता है वो ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयां पा लेता है, और जो विद्यार्थी आलस करता है उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, आगे उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विद्यार्थी जीवन जो है वो हर एक व्यक्ति के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, एक मुख्य हिस्सा है। अब आपके माता पिता भी कई बार बात करते होंगे इस चीज़ के बारे में, तो आप भी सुनते हो कि विद्यार्थी जीवन जो है गोल्डन पीरियड, यानी कि माता पिता भी आपके जब इसके बारे में बात करते होंगे तो उनके चेहरे पे एक अलग ही रौनक आ जाती होगी, उनकी आंखों में अलग चमक होती होगी, क्योंकि वो समय भले पढ़ाई में कोई अच्छा हो या वीक हो उससे मैटर नहीं है, लेकिन वो समय ही ऐसा होता है जिसको हम कभी भूल नहीं सकते हैं। लेकिन अगर हम इस समय का अच्छा उपयोग करें यानी कि इसका सदुपयोग करें तो हमारा जीवन आगे भी जन्नत बन सकता है।